अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो जैसा आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स जो है वो शुरू कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर्स में, दैट विल बी इंडियन इकोनॉमी। यानी जो जो करंट अफेयर्स इन द जनवरी 2025 इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग आए हैं, सो वी विल ट्राइंग टू कंप्लीट देम इन 2 लेक्चर्स। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम आधी चीज़ें देखेंगे और जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम बाकी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी का कैसे हमें पता चलता है करंट अफेयर्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है ना, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। जब गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या कोई लॉ इंप्लीमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं और लिखनी पड़ती हैं। बट जब हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, कि किसी में कोई चेंज आई या कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, उससे क्या होता है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वो जो चीज़, पहली चीज़, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, स्टैटिक पोर्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बहुत सारी चीज़ें पहले आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि एक न्यूज़ है, इंडियाज जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.6% टू 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ थी। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें बोली गई थी। फर्स्ट इज जीडीपी। अगर आपका कंप्लीट हुआ है, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, तो आपको पहले ही पता रहेगा कि जीडीपी होता क्या है। ठीक है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है दिन ब दिन या नीचे जा रही है। ठीक है, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये होती है कि इसमें बहुत सारी चीजें दी गई होती हैं जो आपको होपफुली पता हो या ना पता हो, तो वो चीजें एक्चुअली आपको पढ़नी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्राइसिल की बात की गई है। ठीक है, ये क्राइसिल आपको पता होना चाहिए, क्राइसिल होता क्या है। ठीक है, न्यूज कुछ इस तरीके से पढ़नी है कि अगर आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपको समझने में हेल्प करेगा, लेकिन जो नई नई चीजें हैं ना, वो आपको सीखने को मिलेगी, जो आपको आई थिंक कि क्लासेस में अगर मिस हो गई है कोई चीज, जैसे क्राइसिल वगैरह बाकी सारी चीजें हैं, अगर ये मिस हुआ है तो आप ये चीज न्यूज़पेपर से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और जो न्यूज़पेपर्स में चीजें आती हैं, एसएसबी मेनली इनसे ही क्वेश्चन पूछता है, और यूपीएससी भी मेनली करंट अफेयर्स यहीं से पूछता है। जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो आपके न्यूज़पेपर से ही आते हैं। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करनी है। जो हमारा फर्स्ट आज का करंट अफेयर है, दैट इज जीडीपी ग्रोथ एंड फोरकास्ट। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि एक न्यूज आई थी कि इंडिया का प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ है, दैट विल बी 6.6% टू 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी इसमें हमने बात करी थी कि इंडिया जो है वो दिन ब दिन ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जीडीपी जो है वो 6.6 टू 6.7 2025 में ग्रो करेगा। अब इससे आपको क्या सीखना है, जैसे ये हमें कैसे पता चला, क्राइसिल जो है एक इंडियन रेटिंग एजेंसी है, इसे हम अलग भी पढ़ेंगे क्या होता है। क्राइसिल ने एक रिपोर्ट दी थी हमें, और दूसरा यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आती है जिसे आप कहते हो ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट। इसने ये इंडिकेट करा था, इन 2 रिपोर्ट्स में ये बोला गया था कि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है इस साल में, अगले साल वो क्या करेगा, 2025 जो है उसमें वो ग्रो करेगा। अब कैसे जो है जीडीपी ग्रो कर रहा है, व्हाट डज इट शो अस, कि इंडिया जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो हम हर दिन बात करते हैं, डिस्पाइट कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ। ठीक है, बाकी कंट्रीज जो आप 2025 में देखोगे तो उनकी जो ग्रोथ है ना, वो क्या हो रही है, वो या तो डिक्लाइन हो रही है या तो वो स्टैग्नेंट ग्रोथ है बाकी कंट्रीज की। बट हमारी ग्रोथ जो है ये क्या हो रही है, ये स्टीप हो रही है, यानी हम ग्रोथ ही कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, हमारी ग्रोथ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हो रही है। दैट्स व्हाई वी से दिस shows India remains one of the fastest growing major economies in the world। यानी अगर हम मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो इंडिया उनमें से एक इकोनॉमी है जो फास्टेस्ट स्पीड से हम कह सकते हैं या फास्टेस्ट वे से ग्रो कर रही है डे बाय डे। अब ये ग्रोथ हो क्यों रही है, एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसी चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। पहली चीज आपकी उसमें है प्राइवेट कंजम्पशन। अब ग्रोथ कैसे होती है, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा प्रोड्यूस करते हो। जीडीपी हमने वही पढ़ा था, जीडीपी होता है क्या है, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। जो भी हमारा जीडीपी है वो ग्रो कैसे होगा, जब आपका प्राइवेट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि मोर पीपल आर स्पेंडिंग गुड्स एंड
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और जब आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करोगे, इट मींस कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। जिससे होगा क्या, अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुए, हमारा जीडीपी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है वो दिन ब दिन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बजट में आपने पढ़ा हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करता है इन द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्पसेस, इन द डिफरेंट रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल रोड्स को बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, बाकी सारी चीजों को इंक्रीज करने के लिए, तो उससे होता क्या है कि हमारे जो सर्विसेज है, जैसे एजुकेशन हो गया, हमारा हेल्थ केयर हो गया, वो बेटर होता है, तो सर्विसेज आपको अच्छे से अच्छी मिलने लगती हैं, जो एक कारण है हमारे जीडीपी के ग्रो होने का। थर्ड थिंग इज, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ, द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हैवीली इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। सो कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, चाहे वो मेट्रोज के जरिए हो, चाहे वो डिफरेंट कनेक्टिविटी के जरिए हो, रेलवेज के जरिए हो, ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है इसे स्ट्रॉन्ग करने की। उसके साथ साथ थर्ड जो हमारा ड्राइविंग है, जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब हम जो सेक्टर्स है ना, जैसे हम देखते भी है, इंडिया जो है सर्विस इकोनॉमी कहलाती है आजकल। सो इट मींस कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर जीडीपी अलॉट, ठीक है। जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है हमारे जीडीपी का, वो हमारे सर्विस सेक्टर से आता है। इट मींस कि जो भी हमारे सर्विस सेक्टर्स है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सर्विसेज, फाइनेंसेस हो गया, कंस्ट्रक्शन, दे आर बूमिंग, वो दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में परसों बोला था कि इंडिया इज हब ऑफ आईटी, ठीक है। सो जब भी हम आईटीज की बात करते हैं या जब भी हम सर्विसेज की बात करते हैं, सो जब भी आपके सर्विसेज इंक्रीज हो या आपके गुड्स इंक्रीज हो, उससे ग्रो होता है क्या है, एक्चुअली आपका जीडीपी ग्रो होता है। सो इंडिया डे बाय डे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सो अगर मैं क्राइसिल के रिपोर्ट की बात करूं, जो क्राइसिल का रिपोर्ट आया था, उसमें क्या लिखा गया था, अकॉर्डिंग टू क्राइसिल एंड यूनाइटेड नेशंस, इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.6 to 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025, led by strong private consumption, public investment and robust service sector performance. This sustained growth strengthens our global position and supports long-term national development. अब समझ लो, मैंने आपको बोला कि जब ये रिपोर्ट आया था ना, कंपैरिजन में और भी कंट्रीज की रिपोर्ट्स आए थे। फॉर एग्जांपल यूएस का रिपोर्ट आया था, या डिफरेंट और भी जो चाइना है, डेवलप्ड इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, उनकी भी रिपोर्ट आई थी, बट उनमें इतना ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिला। सो जब आप ग्लोबली ग्रो कर रहे हो ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हो, इट हेल्प्स एनी इकोनॉमी कि अपनी ग्लोबलाइजेशन को वो अच्छा करे। आपके साथ हर कोई क्या करना चाहता है, जो है रिलेशनशिप रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, पॉपुलेशन में आप सबसे आगे हो, ठीक है, एक बड़ा मार्केट है। दैट्स वाई कि इंडिया के साथ सबकी अच्छी है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा यूज होते हैं यहाँ पे। सो जो भी कंट्री हमारे साथ ट्रेड करेगी, उसका अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सो जब आप फास्टेस्ट ग्रो भी कर रहे हो और साथ में आपके और भी फैक्टर्स हैं, तो आपकी ग्लोबली एक पोजीशनिंग जो होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बन जाती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल कि इससे पहले अगर हम देखें, तो हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें या डिफरेंट और भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो हमारी उतनी ग्रिप नहीं थी वहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट नहीं थी उतनी, हमारे पास आईटी सोर्सिंग नहीं थी, हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा नहीं था। सो उतनी इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री की नहीं थी। बट जब आप ग्रो करते हो दिन ब दिन, ठीक है, जैसी आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है, तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इन दैट सिनेरियो। सो हर कोई कंट्री आपके साथ जो है वो आपकी हेल्प करना चाहेगी या आपके साथ रहना चाहेगी, बिकॉज आप उन्हें डिफरेंट अचीवमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें मोर इंपॉर्टेंटली जो मैंने आपको बोला, आई होप कि क्राइसिल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि क्राइसिल होता क्या है। सो कुछ चीजें हैं जो आप जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी बाहर, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये आपको निकालनी पड़ेगी बाहर, ताकि आपको ये समझ में आ सके। क्राइसिल को समझ लो एक बार, क्राइसिल होता है क्या है, क्योंकि इट्स द प्रोमिनेंट वी कैन से सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी। सो क्राइसिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रेशनिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
इट इज इंडियाज लीडिंग क्रेडिट एजेंसी एंड अ ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी। अब समझ लो क्राइसिल क्या करता है। क्राइसिल की डिफरेंट काम है, जैसे मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है। क्राइसिल करता है क्या है? क्राइसिल क्या करता है, वो क्रेडिट रेटिंग्स करता है कि आपकी मनी सप्लाई जो है ना, उसके हिसाब से आपको क्या करता है, क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है। इट मींस कि हम सिंपली हम कह सकते हैं कि ये आपको स्टार बना सकता है, क्योंकि यही आपको रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। क्रेडिट जो है, जो हमारा क्राइसिल है, ये आपको रेटिंग्स प्रोवाइड करता है ताकि जो आपकी हम कह सकते हैं इमेज बाकी कंट्री में बने, वो बेस्ट बन सके। उसके लिए आपके पास पहले एक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। सो क्रेडिट रेटिंग्स इवैल्यूएट्स द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स। ये गवर्नमेंट्स को भी रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, कंपनीज को भी प्रोवाइड करता है, बैंक्स को भी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी। जब आपकी हर एक चीज की तारीफ हो रही हो ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो आपके डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो आपका कोई भी सेक्टर हो, सो इट मेक्स अ गुड इमेज, वी कैन से ग्लोबली। ये हेल्प कर सकता है हमारी इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस। ये दोनों चीजें करता है। इकोनॉमिक रिसर्च, जैसे मैंने आपको अभी रिपोर्ट भी दिखाया इसका, सो दैट इज इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस। सो प्रोड्यूसेस रिपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ठीक है, सेक्टोरल स्टडीज एंड फोरकास्टर्स फॉर इंडिया एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। ये आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में आपको बता देता है। अब समझ लो, जब आप रिपोर्ट्स, जब हमने कल भी पढ़ा है कि जब भी हम फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं या जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, उससे होता क्या है, जो भी हमारे इकोनॉमी में लोग काम कर रहे होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाता है ना, या जब भी हम फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी से हेल्प किसे होती है? इन्वेस्टर्स को हेल्प होती है। हमारे जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, हमारा सर्विस सेक्टर है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां पे पहले से ही पता चल सकता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज यूज करने वाला है, उससे क्या क्या हेल्प मिल सकती है हमें। हर कोई सेक्टर जो है वो हेल्प ग्रो हो सकता है। रिस्क असेसमेंट की बात करें, हेल्प इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिस्क। जो मैंने आपको अभी बोला कि ये जब रिपोर्ट निकालता है ना, जैसे हमने अभी बात की कि इसने 2024 में रिपोर्ट दी थी, दिसंबर 2024 में रिपोर्ट आई थी कि इंडिया जो है 2025 में इतना ग्रो करने वाला है। इट मींस कि जो भी पर्सन उस टाइम पे सोच रहा हो कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ठीक है, उसे पहले से ही पता चल जाता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, इंडिया की इकोनॉमी इस साल ग्रो होगी, इट मींस कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न आएगा। सो इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स या जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स है, या उन्हें हेल्प करता है ताकि वो अपने डिसीजंस अच्छे से ले सके, ठीक है। पॉलिसी एडवाइजरी, जो मैंने आपको अभी बोला कि पॉलिसी एडवाइजरी, इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज ऑल्सो, कि कौन कौन सी पॉलिसी है, क्योंकि इसके पास रिपोर्ट्स होते हैं प्रॉपर, ठीक है। क्राइसिल जो है ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। जब रिपोर्ट्स आपके पास होंगे, जो बजट 2025 का आया है, फॉर एग्जांपल अगर क्राइसिल ने आपको बोला कि आपकी इकोनॉमी इस साल ग्रो होने वाली है 6.6 to 6.7%, ठीक है। क्राइसिल ने ये भी बताया होगा कि कैसे ग्रो हो सकती है, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें हो रही है। गवर्नमेंट जब भी अपना बजट निकालेगा, 1 अप्रैल को जैसे ही हमारा बजट आएगा, गवर्नमेंट कोशिश कर सकता है ना इन सारे सेक्टर्स पे ज्यादा पैसा डालने की, यहाँ पे एक्सपेंडिचर करने की, तो गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है ये। दैट्स व्हाई वी से इट एडवाइजेस गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो भी आप इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हो या जो भी आप फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाते हो, ये आपको उसमें हेल्प करता है। अब क्राइसिल इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने देखा क्राइसिल क्या कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड रेगुलेटर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। पहले से ही आपको पता होता है, ये आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है कि आप क्या क्या किस किस सेक्टर में आप ग्रो कर सकते हो, कौन कौन सा सेक्टर इंक्रीज हो सकता है। सो इट हेल्प्स यू इन मेकिंग द डिसीजंस, ठीक है, आपको पहले से पता चल जाता है। दूसरी चीज, इट्स इकोनॉमिक फोरकास्ट्स, इसीलिए हम ऊपर इसमें जो आई भी थी न्यूज, तो इसमें फोरकास्ट लिखा था साइड में। फोरकास्ट का मतलब ये कि पहले से ही बता देना, ये पहले से आपको क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है रिगार्डिंग द डिफरेंट थिंग्स, जो भी आपकी चीजें हैं उनके लिए। लाइक जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन, जो हमने अभी देखा कि जीडीपी प्रेडिक्शन, ग्रोथ प्रेडिक्शन ये पहले ही दे देता है। उसके साथ साथ ये वाइडली रिस्पेक्टेड एंड यूज्ड बाय पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी मेकर्स, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स है, इट मे बी द गवर्नमेंट, इट मे बी द एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया या हमारी डिफरेंट और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये उन्हें पहले ही जो है
उन्हें पहले से ही फोरकास्ट कर देता है चीजों को, ताकि वो पॉलिसीज उसी हिसाब से बना सके। ये याद रखना है आपको कि क्राइसिल इज अ सब्सिडरी एंड ऑफ S&P ग्लोबल। एक्चुअली S&P ग्लोबल जो है ये कंपनी है जो क्राइसिल को क्या करती है, ओन करती है। ये आपको याद रखना है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज, ये आपको याद रखना है। S&P ग्लोबल जो है ये वर्ल्ड की, हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो ओन करती है हमारे क्राइसिल को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो आई होप क्राइसिल के बारे में आपको उतनी जानकारी मिली हो कि क्राइसिल होता है क्या है, ये कैसे काम करता है। हाँ, ये भी ग्लोबल। ठीक है, सो एस्टैब्लिशमेंट इसकी देख लो, एस्टैब्लिशमेंट ये 1987। सो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बट बाकी जो है वो कंसेप्चुअल है, वो आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि क्राइसिल करता क्या है। इट हेल्प्स अस टू फोरकास्ट। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है इट हेल्प्स इन एडवाइजिंग द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी बन सकता है कभी भी जब हमें चाहिए होता है कोई भी हेल्प इसमें। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट कि जो एक्चुअली हमारा ये था एक करंट अफेयर आया था इन द जनवरी 2025। दूसरी जो न्यूज आई थी जनवरी 2025 में, दैट वाज रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन। इसीलिए जो नहीं आया था होपफुली फिर से सुन लो। मैंने आपको बोला कि जब भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ने के टाइम पहली चीज़, ये सिर्फ इकोनॉमी के हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ा, ये इकोनॉमी की करंट अफेयर्स है। अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, आपको हर एक चीज़ लिख के नहीं रखनी होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात की गई है। तो जब आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ चुके हो ना, इन्फ्लेशन को आप पढ़ चुके होंगे इन द इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होती है। वो हम मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए करते हैं, वो हम फिस्कल पॉलिसीज के जरिए करते हैं। बट जब आप ये चीज या कटआउट पढ़ोगे तो आपको कुछ फैक्ट्स को याद रखना होता है या कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद रखना होता है। जैसे अभी हमने देखा था, जो पहला हमारा करंट अफेयर था वो सिर्फ इतना था, लेकिन उसमें हमने एक चीज अलग से समझी, दैट इज क्राइसिल। क्राइसिल होता है क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है हमें ये सब चीजें करने में। सो करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ा जाता है कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज की न्यूज ऐसे समझ लो कि अगर फॉर एग्जांपल आज ये न्यूज आई इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में, ठीक है, सो न्यूज में होगा क्या, सिंपली न्यूज में सिर्फ इतना लिखा होगा, इन जनवरी 2025 इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप टू 4.3% फ्रॉम 5.2% इन दिसंबर 2024। इतना लिखा होता है न्यूज में। ठीक है, और नीचे लिखा होता है बाय द डिटेल्स, विद डिटेल्स कि क्या क्या चीजें हैं। तो उन डिटेल्स में से आपको डिफरेंट चीजें बाहर निकालनी पड़ेंगी कि मैंने क्या नहीं पढ़ा है अब तक, या फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि क्लासेस में डेफिनेटली हर कोई चीज नहीं पढ़ाई जा सकती। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, हर कोई चीज आपको क्लासेस में नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, इंडिया ने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी, तो डेफिनेटली अगर आपने पहले से स्टैटिक पोर्शन पढ़ के रखा हुआ है, आपने वो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी नहीं होगी। सो उन चीजों को कटआउट से बाहर निकालना है, तब जाके उनको अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, ताकि करंट अफेयर्स साथ साथ आपके इंप्रूव हो सके। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में न्यूज आई थी। इन्फ्लेशन पता है ना क्या होता है, हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है सर, जब हमारा जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। जैसे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, उसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। अब बात हो रही है यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि दिसंबर 2024 में हमारी जो इन्फ्लेशन है वो क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी। इट मींस कि हमारी 5.52 से लेके 4.3% हो जाएगी। इन्फ्लेशन कम होने की डिफरेंट चीजें हैं। जब आपने इन्फ्लेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि या तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज यूज की होंगी, ठीक है, हमने मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज किया होगा, या तो डिफरेंट गवर्नमेंट की जो है फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंज आई होगी। ठीक है, सो उन रीजंस को पता करना है आपको कि क्यों इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई है। बाकी स्टैटिक पोर्शन आपको पता होता है। ठीक है, जब आप स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करते हो। सो दिस शोज दैट प्राइस राइज इज स्लोइंग डाउन विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी। सबसे पहली चीज, इसका मतलब यह है कि जब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन कम होती है, ठीक है, उस इन्फ्लेशन के कम होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन के कम होना ना एक कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारी कितनी इन्फ्लेशन होगी, 4.3%, पहले कितनी थी 5.2, और आरबीआई के रिगार्डिंग इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए हमारे पास 4 ± 2। ठीक है, 4% ना इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कितनी होनी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए 4%। सो इट मींस अगर हम 4% के अराउंड भी आ रहे हैं ना, तो इट्स अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी कि इन्फ्लेशन फिर कम हो रही है हमारी इकोनॉमी में। सो दिन ब दिन हम तरक्की कर सकते हैं ज्यादा। सो दैट व्हाट कॉज्ड इन्फ्लेशन टू फॉल, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
कि इन्फ्लेशन क्यों कम हुई हमारी कंट्री से, हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन 5.2 से 4.3 पे आएगी। पहली चीज, फूड प्राइसेस ड्रॉप। अगर आपने डिफरेंट इन्फ्लेशन के हमने मेजरमेंट्स पढ़े हैं ना, जैसे आपका सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया और डब्ल्यूपीआई हो गया, तो आपने पढ़ा होगा जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, उसमें हम गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं और सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। प्लस उसमें जो भी हमारी बास्केट होती है हमारे इन्फ्लेशन में, चाहे कोई भी हम पैटर्न यूज करें, चाहे वो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करो, चाहे आप होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज करो, चाहे आप जो है इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज करो। सो तीनों प्राइस इंडेक्सेस में आपके पास एक बास्केट होती है, जिस बास्केट में आप गुड्स एंड सर्विसेज डालते हो और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का हम पता करते हैं फिर प्राइस, क्योंकि सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस पता करना इज ए हेक्टिक थिंग। ठीक है, सो हम बेसिक नेसेसिटी गुड्स पहले डालते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग होगी, फ्यूल हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो हर कोई घर यूज करता है, ऐसे समझ लो, जो हर कोई पर्सन खर्च करता है। यानी हमारे घरों में हर दिन सुबह सुबह चूल्हा जलता है ना, हम फ्यूल यूज करते हैं, हमारे गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, फ्यूल यूज होता है, हमारे घर में चाय बनती है तो बेसिक नेसेसिटी खाना बनता है, तो बेसिक नेसेसिटीज जो हमारे पास है, हाउसिंग हमारी बेसिक नेसेसिटी है, क्लोथिंग हमारी बेसिक नेसेसिटी है। तो कुछ चीजें हैं जो हम बेसिक नेसेसिटी में उस बास्केट में डाल देते हैं। अब जब अगर उन बेसिक नेसेसिटी गुड्स का प्राइस कम हो जाए, बेसिक नेसेसिटी का गुड्स क्या हो जाए, कम हो जाए, इट मीन्स कि इन्फ्लेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। जो वो बास्केट हमने बनाया था, उस बास्केट के गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई पहली चीज कि हमारी इन्फ्लेशन क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे जो फूड प्राइसेस हैं, जो भी हम गुड्स यूज करते हैं, वेजिटेबल्स या सीरियल्स लाइक, ठीक है, इनका प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई कि हमारी इन्फ्लेशन कहां जाएगी, नीचे जाएगी, डाउन होगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बफर स्टॉक रिलीजेस एंड इंपोर्ट पॉलिसीज हेल्प टू रिड्यूस सप्लाई प्रेशर। अब देख लो, इन्फ्लेशन कब होती है, जब डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई आपके पास हो ही ना। सप्लाई आपके पास कम हो लेकिन डिमांड क्या हो, बहुत ज्यादा, यानी गुड आपके पास 100 है लेकिन डिमांड है 200 गुड्स की। अब होगा क्या, वो 100 गुड्स उसी को मिलेंगे जो ज्यादा प्राइस देगा। सिंपल है ना, कि जितना अगर ज्यादा मैं प्राइस दूंगा तो दुकानदार मुझे ही देगा, ऑब्वियसली। ठीक है, वो क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। सो जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो उसका मतलब ही होता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है और हम उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज को यूज किया, लाइक इंपोर्ट्स हमने शुरू कर दिए कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जब आपके पास सप्लाई आएगी अच्छी खासी तो डेफिनेटली हमारा जो इकोनॉमी है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लो, जब भी कभी आपको पता चलता है ना किसी चीज की शॉर्टेज होने वाली है, ठीक है, तो सारे लोग वहां दौड़ते हैं उस चीज को लाने के लिए, और फिर अगर वो ना भी मिले, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको डंप करके रखते हैं अपने पास, है ना, बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं, और फिर दूसरे दिन या किसी और कंडीशन में वो उसे महंगे दामों में बेचते हैं। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग जिसे आप कहते हो, सिंपली ऐसे समझ लो, ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब ब्लैक मार्केटिंग में आपको गुड्स एंड सर्विसेज बहुत महंगे मिलने लगेंगे, बट अगर वही चीज हर किसी दुकान पे अवेलेबल हो, जो चीज आपको चाहिए, सो कोई भी दुकानदार क्या नहीं कर सकता, अपना प्राइस इंक्रीज नहीं ही कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि हर जगह गुड एंड सर्विस अवेलेबल है, सो मैं इनका प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने डिफरेंट इंटरवेंशंस किए। इसमें हमने बफर स्टॉक, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमेशा बफर स्टॉक रहता है, जो हमारे पास फूड ग्रेन्स आते हैं ना, सीरियल्स हो गए, राइस हो गया, या बाकी सारे व्हीट, पल्सेस, जो भी है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी क्या होता है, बफर स्टॉक होता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट अनइवन कंडीशंस के लिए या सिचुएशंस लाइक इन्फ्लेशन की टाइम पे रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट वो अपने पास रखता है, ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। जैसे हम विंटर्स में चीजें ला के रखते हैं पहले से, हमें पता होता है कि चीजें कम होने वाली हैं या महंगी होने वाली है, तो हम अपने पास रख लेते हैं। जैसे ही हमें लगी चीज महंगी हो गई, हम वो चीज क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट भी अपने पास वैसे ही बफर स्टॉक रखता है डिफरेंट चीजों का। सो अगर गवर्नमेंट को लगे कि इन्फ्लेशन हो रही है, इट मीन सप्लाई कम हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या डाल देता है, सप्लाई डाल देता है, ताकि इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो सके। थर्ड थिंग इज स्टेबल फ्यूल प्राइसेस। अब होता है क्या है, हमारी इकोनॉमी में मेनली जो इन्फ्लेशन होती है ना, इट्स बिकॉज ऑफ कि हमारा जो फ्यूल प्राइसेस है ना, क्योंकि 80% ऑलमोस्ट हम फ्यूल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट 80% उसमें से इंपोर्ट ही किया जाता है। सो अगर इन केस जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं, जैसे ही उनका प्राइस इंक्रीज होता है ना, वो हमारे हर एक सेक्टर को इफेक्ट करता है।
जैसे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो आज वहां पे भी गुड्स जो यूज होते हैं ना, फ्यूल जो है फ्यूल एंगेज्ड गुड्स यूज होते हैं, ठीक है। हम ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जो फ्यूल पे ही काम करते हैं। हमारे घरों में मेन काम जो है वो फ्यूल का है, ठीक है। सो वो जब इंक्रीज होता है ना, तो हर किसी कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो इंडिया इज ट्राइंग कि हम फ्यूल प्राइसेस को कहीं ना कहीं स्टेबल कर सकें। दैट्स वाई अगर आपने देखा हो, इंडिया इज ट्राइंग कि हम हर उस कंट्री के साथ टाई अप कर सकें जो कंट्री, जैसे गल्फ कंट्रीज है हमारी, गल्फ कंट्रीज है जो हमारी जो फ्यूल हमें ज्यादा इंपोर्ट करती है, उनके साथ हमारी कभी भी हम बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ड्राइविंग इकोनॉमी ड्राइव जो हो रही है वो फ्यूल की वजह से हो रही है हमारी। और अगर एक बार हमारा फ्यूल बंद हो गया तो हमारी इकोनॉमी बंद हो जाएगी, क्योंकि यही हमारा ड्राइविंग फोर्स है, हमारा फ्यूल। सो अगर फ्यूल का प्राइसेस स्टेबल रहा ना हमेशा, जैसे इकोनॉमी में 1 साल तक फ्यूल का प्राइसेस स्टेबल रहा, तो इन्फ्लेशन होने का कभी भी खतरा होगा नहीं। बट होता क्या है, जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना फ्यूल्स के, जब कुछ भी अनवन कंडीशन से, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं से ज्यादा डिमांड हुई या वहां से सप्लाई ही ज्यादा नहीं आई, ठीक है, इन केस कोई भी अनवन कंडीशन हो, तो फ्यूल का प्राइस खुद ब खुद क्या हो जाता है, इंक्रीज। और जब फ्यूल का प्राइस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है, बाकी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस खुद ब खुद क्या हो जाता है, इंक्रीज हो ही जाता है। सो वी हैव ट्राइड कि हम ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक कॉस्ट को क्या कर सके, कंट्रोल में ला सके, क्योंकि इंडिया अभी भी जो चीजें हम इंपोर्ट कराते हैं ना, वो हम वाटर वे के जरिए कराते हैं। और जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं ना, उसमें कॉस्ट अच्छा खासा लगता है, चाहे आप फ्यूल को इंपोर्ट करा रहे हो, ठीक है, चाहे फिर उस फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह बेचना। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात हो रही है, ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ से साउथ तक की बात हो रही है, एक स्टेट की बात नहीं हो रही है। सो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक वो फ्यूल पहुंचाना, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट तक वो फ्यूल पहुंचाना, तीसरी स्टेट से फोर्थ स्टेट तक फ्यूल पहुंचाना। दैट्स वाई अगर आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो आप अलग अलग प्राइसेस भी देखोगे अपने फ्यूल का, आपको डिफरेंट प्राइसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात होती है, जितना ज्यादा कॉस्ट लगेगा, जैसे कश्मीर है, ठीक है, अब अगर हम सी पोर्ट से ला रहे हैं कोई चीज, तो कश्मीर तक पहुंचने में ज्यादा कॉस्ट लगेगा ही डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन जो सी कोस्ट पे ही कोई स्टेट है, उसमें कॉस्ट लगने वाला है नहीं उतना। सो वहां पे हो सकता है कि फ्यूल क्या हो, फ्यूल का प्राइस कम हो। सो इट मींस कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्यूल के प्राइस को क्या कर सके, स्टेबल कर सके, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है या जो हमारे लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट होता है, उसे हम क्या कर सके, डिक्लाइन कर सके। अब इन्फ्लेशन को कम करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारी इकोनॉमी में, हम क्यों इन्फ्लेशन को कम करने की बात करते हैं। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स एवरी सिटीजन्स डेली लाइफ। पहली चीज तो ये है कि जब इन्फ्लेशन होती है, जो भी हमारा पर्सन है, जो भी हमारे सिटीजन्स है, जो भी हमारे रेसिडेंट्स है, पहले उनकी लाइफ ही इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हाँ देखो, हर एक पर्सन जो हमारी इकोनॉमी में है ना, बिजनेसमैन के बगैर, ठीक है, हर कोई पर्सन जो होता है ना, उसके पास एक क्या कह सकते हैं हम कि एक स्टेबल पैसा होता है, इनकम होता है। जैसे जो सर्विस करता है, उसकी सैलरी है 50,000, वो स्टेबल सैलरी है उसकी, मंथली उसको 50,000 ही मिलेगा जब तक उसे इंक्रीमेंट ना मिले, ठीक है। ऐसे ही हमारे और मजदूर है, बाकी सारे लोग हैं, तो जल्दी से उनका जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है ना, वो जल्दी से हम इन्फ्लेशन को डिडक्ट नहीं कर पाते, हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर पाते इन द कॉस्ट। सो अगर आज इन्फ्लेशन होती है तो अब 2 महीने के बाद हो सकता है कि वेज जो हमारे लेबर्स हैं उनकी वेजेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम इन्फ्लेशन को जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा जो कॉमन पर्सन होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हमारी इन्फ्लेशन रेट कम होती है, ये क्या करता है, मेंटेन परचेजिंग पावर। अगर आपको पता हो कि जब इन्फ्लेशन का मतलब ही है परचेजिंग पावर का डिक्लाइन होना, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मतलब क्या है, महंगाई का मतलब ही है कि आपका परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। इट मींस कि जो आज से 10 साल पहले 50,000 रुपए कमा रहा था, ठीक है, अभी भी कोई पर्सन 50,000 रुपए कमा रहा है। सो सेम अमाउंट है ना, 50,000 आज की भी ले लो, 50,000 एक 10 साल पहले की भी ले लो, अमाउंट में कोई भी फर्क नहीं है, उसका भी वैल्यू उतना ही है, उसका वैल्यू भी इतना ही है। बट जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो इन्फ्लेशन क्या करती है, हमारी मनी का वैल्यू डिक्रीज कर देती है, ठीक है। सो 50,000 में जो आप आज 10 साल पहले आप खरीद पाते थे ना, वो अब आप 50 लाख में भी नहीं खरीद पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी मनी का वैल्यू क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इट मींस कि परचेजिंग पावर कम हो गया है। अगर आपने कभी बचपन में यूज किया हो तो आपने देखा होगा, मेरे टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे टाइम पे 3 रुपीज के भी बिस्किट पैकेट्स आते थे, आई होप, ठीक है, सनफीस्ट करके कोई बिस्किट पैकेट आता था 3 रुपीज का, ठीक है। और मैंने एक टाइम पे, जब मैं ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड में होऊंगा, तो एक 10 रुपीज का बिस्किट पैकेट आता जो आज भी आता है, मारी गोल्ड
ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा आता था उस टाइम पे, मतलब मेरा दिन निकल जाता था उससे, पूरा दिन लिटरली। लेकिन आज अगर बात करें ना, 10 रुपए में वो 4 बिस्किट्स आते हैं टोटल, उसमें 4 भी नहीं होते हैं, आधा तो उसमें प्लास्टिक भरा होता है कुछ, ठीक है, वो पैकेजिंग करके, ठीक है। सो इट मीन्स ही कि जो 10 रुपए उस टाइम पे थे ना, अभी भी वही 10 रुपए है, कोई फर्क नहीं है। गांधी जी भी वहीं पे है अभी, है ना, बाकी सारी चीजें भी, अभी भी गवर्नर का साइन है, हर कोई चीज होती है उस पर, ठीक है। बट हुआ क्या है, परचेसिंग पावर डिक्लाइन हो गया, और परचेसिंग पावर डिक्लाइन होना ही इफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को। जब आपका परचेसिंग पावर डिक्लाइन होता है ना, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं कमोडिटीज को खरीदने के लिए, और विच एक्चुअली इन टर्न वर्सन्स द कंडीशन, बूस्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब भी हमारा, या कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स, जो आपने इन्फ्लेशन में पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन को हम मेंटेन कैसे करते हैं, या इन्फ्लेशन को कम कैसे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से। सो मॉनेटरी पॉलिसी का एक चीज ये भी है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना, विद रिस्पेक्टिव जो भी हमारी चीजें हैं। सो जब भी आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो ही ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी इंटरेस्ट रेट्स होंगी वो स्टेबल हमेशा रहेंगी। इट मीन्स कि अगर आज इन्फ्लेशन नहीं है, तो जो जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, आज से 1 साल बाद भी उसी इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है। बट अगर इन्फ्लेशन होगी तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी अगर डिफ्लेशन है। तीसरी चीज, बूस्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है। कल भी हमने ये चीज देखी थी कि हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज यूज करते हैं या एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज करते हैं इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो मेजर्स होते हैं जो हम लेते हैं स्टेबल करने के लिए। बट अगर इन्फ्लेशन ना ही हो तो स्टेबल खुद ब खुद रहेगी, हमें कोई भी मेजर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द आरबीआई टारगेट इज 4%, जो आपको पता है। सो 4.3% इज आइडियल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा टारगेट है, आरबीआई जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो क्या 4% ही रख रहा है, तो 4.3 या 3.7 ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 3.7 to 4.3 यानी कुछ पॉइंट्स से हम ये नहीं बता सकते कि इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है, इंडिया इज डूइंग वेल। हम कोशिश कर सकते हैं 4% पर लाने की इसको किसी भी तरीके से। सोर्स अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज थी। मेनली जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आते हैं ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स में आते हैं जनरली। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हिंदू भी डालता है डेफिनेटली, बट वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से डालता है। बट इकोनॉमिक टाइम्स जो है ना, ये गवर्नमेंटल पर्सपेक्टिव से डालता है चीजें, ताकि आपकी हेल्प हो सके डिफरेंट चीजों को समझने में, ठीक है। क्या होगी इसको, तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा इकोनॉमिक करंट अफेयर आया था इन द जनवरी 2025, दैट वाज डिजिटल इकोनॉमी। सबको पता होगा कि हम लोग आजकल हर कोई चीज, जैसे परसों 2-3 दिन के लिए ना हमारे मोबाइल फोन्स बंद हो गए थे, ठीक है, तो सब लोग परेशान हो गए थे। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ नेट यूज नहीं कर पा रहे, इट्स अबाउट कि हम अब कोई भी कैश जेब में नहीं रखता, ठीक है। अब किसी के पास कैश नहीं होता है, हर कोई, आई होप कि हर कोई यूपीआई यूज करता है। डिजिटल इकोनॉमी बन गई हमारी इकोनॉमी, है ना। ये हमने यूज करी थी किसी और चीज के लिए, बट इट हेल्प अस कि हम डिफरेंट चीजों को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। सो जब भी हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी कैसे हेल्प करती है हमारी, या डिजिटल इकोनॉमी होती क्या है। सो न्यूज में एक्चुअली आया था कि इन जनवरी 2025 a government backed report revealed that India's digital economy contributed 11.74% of the country's total income। ये समझ लो कि जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी है ना, इट्स बिकमिंग द 4th सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, ऐसा समझ लो। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें ना, तो उनसे कुछ कम कंट्रीब्यूट ये वाली इकोनॉमी नहीं कर रही है हमें। सो हो सकता है आगे जाके इसे और एक सेक्टर बना दिया जाए, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट अच्छा खासा करता है, अप्रोक्सीमेटली 11%। इट मीन्स अगर हमारी 10 लाख की टोटल जीडीपी है, तो ऑलमोस्ट 1,10,000 कहाँ से आता है, हमारा डिजिटल इकोनॉमी से आता है। सो इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, या इट्स अ बूमिंग सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, ये आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द शेयर बाय 20% बाय 2030। गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। अभी क्यों हम इंक्रीज कर रहे हैं इसे, क्योंकि जिसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हो ना, मोदी अकाउंट सबने खोले थे, आई होप सबने खोले थे ना, वो जो जिन्हें हम कहते हैं मोदी अकाउंट, नाम नहीं है उनका मोदी अकाउंट, बट जो आपको बोला गया था कि सब लोग अकाउंट खोलो, वो क्या था, वो ये चीज थी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके।
देखो गाँव में के अर्बन एरियाज जो हमारे होते हैं ना, अर्बन एरियाज में सबके पास अकाउंट्स हैं अपने अपने, है ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो उसका भी अपना अकाउंट होता है, ठीक है। बट जो रूरल एरियाज होते हैं ना, मेनली रूरल एरियाज में घर में हर किसी के पास अकाउंट नहीं होता। चाहे घर में अगर 5 लोग हैं, 5 लोग में से 3 या 4 लोगों के पास अकाउंट होता था इससे पहले, ठीक है, या एक अकाउंट होता था घर में, जो बाप मतलब जो भी घर का केयर टेकर था उनके पास अकाउंट होता था जिससे ट्रांजेक्शन होती थी। सो अब होता क्या है, हमने गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया की जब बात की ना, हमने जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की थी इन 2015, अगर आपको याद हो, तो उस टाइम हमने कहा था कि हमें डिजिटल इंडिया बनाने के लिए ना फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स कि हमें डिफरेंट पैसा जो है वो इकोनॉमी में डालने की जरूरत है और उस पैसे को सर्कुलेट करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब समझ लो, जब 5 लोगों के पास अकाउंट होता है ना, जैसे हम आज करते हैं ना बात की, मैं अकाउंट से पूछ रहा था, हमारे पास पैसे होते हैं, पता नहीं चलता ना अकाउंट से पैसे कहाँ जाते हैं। खर्च तो हम ही करते हैं ना, कोई चोरी नहीं करता, बट पता चलता है किसी को कि कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता चलता ना। दैट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है मनी सर्कुलेट हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है मनी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि लोगों को पता ना चलने देना कि पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन पैसा सर्कुलेट हो रहा है। हर कोई पर्सन अब करता है ना सर्कुलेट पैसा, हर कोई पैसा दे रहा है, चाहे 1 रुपए भी, वो भी आप दे सकते हो किसी को। तो इजी भी हमने बना दिया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हम इजी भी कर सके कि अगर आपको 1 रुपए की भी चीज लेनी है, आप 1 रुपए भी क्या कर सकते हो, मनी सप्लाई में डाल सकते हो। सो दिस शोज हाउ फास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया आर ग्रोइंग। सो जो भी हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की, इससे एक ही चीज पता चलती है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, वो डे बाय डे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और उसके साथ साथ हमारा जो डिजिटल सेक्टर भी है, जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, वो भी दिन ब दिन क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा ग्रो हो पा रहे हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब आपको पता होगा कि अब नियॉन बैंक्स का नाम सुना है कभी, जुपिटर का नाम सुना है, जुपिटर अकाउंट्स का, इसी दुनिया में रहते हो तुम लोग, ठीक है। नियॉन बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, अब एसबीआई भी देता है ना, एसबीआई में किसी का अकाउंट है आप में से विदाउट वो क्या पासबुक। अब हम डिफरेंट बैंक्स जो है ना उन्हें कहते हैं नियॉन बैंक्स, जो काम करते हैं एज बैंक, बट उनके पास कोई भी आपके पास ना उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंटेड कुछ भी चीज नहीं होती। आप ऑनलाइन जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो, ऑनलाइन ही आपके पास एक एटीएम कार्ड आ जाता है, या ऑनलाइन ही आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है उनकी, आप उसे ऑनलाइन यूज कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होती है, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, आपको फॉर्म भरने की कहीं पर जरूरत है नहीं, ठीक है। और हर एक जगह पे उनको अपना ऑफलाइन सेंटर डालने की भी जरूरत, क्योंकि सारा काम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। उन्हें कहते हैं नियॉन बैंक्स। सो वो नियॉन बैंक्स भी काम करते हैं डिजिटल इकोनॉमी में, ठीक है। अब नियॉन बैंक्स का भी काम वही है, जैसे आप जेएंडके बैंक से या किसी और बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो ना पैसों की, वैसे ही ट्रांजैक्शन वहां पे भी होती है, ठीक है। वो भी ट्रांजैक्शन करके देते हैं आपको, और आप पैसे वहां पे ऐड भी कर सकते हो, पैसे वहां से निकाल भी सकते हो। उनके जो कार्ड्स होते हैं वो आप शॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। हर जगह पे जो भी उनके एटीएम डेबिट कार्ड्स होते हैं वो शॉपिंग के लिए भी यूज होते हैं, बाकी सारी चीजों के लिए भी यूज होते हैं। हालांकि मेट्रो जो है, मेट्रो के लिए भी वो यूज किए जा सकते हैं। सो वो ऑल पर्पस कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है, या ऑल पर्पस जो एप्लीकेशन होती है वो आपको दी जाती है। बट उसका मतलब यह है कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब आई डोंट थिंक कि आपने कब लास्ट एंट्री कराई थी अपने पासबुक की, याद है किसी को, याद है? लेकिन इससे पहले हम हर महीने कराते थे ना पासबुक की एंट्री, पता चलता था पैसा कितना है उसमें, क्योंकि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है। अब तो आप बैलेंस घर में बैठ के ही चेक कर सकते हो, और कहां कहां पे कटा हुआ है वो भी आपको पता चल जाता है घर में बैठ के, ठीक है। बट इससे पहले हम हर साल या हर महीने हम एंट्री कराते थे अपने पासबुक की, जिसके पास पैसे थे, जिसके पास नहीं थे तो उसकी एक ही बात है, ठीक है। सो वो एंट्री कराते थे हर दिन या हर महीने या हर हफ्ते, जैसे ट्रांजेक्शन होती है। बट अब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। सो इट मीन्स कि बहुत सारी चीजें अगर आप रियलाइज करो ना, बहुत सारी चीजें बैंकिंग सेक्टर से बाहर जा रही हैं। अब होपफुली आई डोंट थिंक कि बैंक्स की भी हमें ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि अब आप ऑनलाइन किसी भी बैंक की कोई भी सर्विस क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं उस चीज की। सो की हाइलाइट्स में आपको याद रखना है दैट टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी वाज एस्टिमेटेड अराउंड 31.64 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। जैसे आप 31.64 2025, हाँ। सो मेजर कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें, कहां कहां से कंट्रीब्यूट होता है इस वाली इकोनॉमी में, दैट्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो। दूसरी चीज डिजिटल बैंकिंग,
क्योंकि अब आप जब ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो डिजिटल चीजें, तो आपसे पैसा भी लिया जाता है, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप एटीएम कार्ड्स यूज करो, आप जैसे पिछली बार बात आई थी कि अब जेएनके बैंक या कोई भी बैंक जो है वो पर ट्रांजेक्शन पैसा काटेगा आपका, ठीक है, कुछ परसेंट्स आपके काटे जाएंगे जो ट्रांजेक्शन आप करोगे। सो दैट इज डिजिटल बैंकिंग। ई कॉमर्स की बात की जाए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यानी जैसे आपका अमेजोन हो गया, ठीक है, जो भी हमारे कॉमर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां पे ज्यादा आप ऑनलाइन ही सारी चीजें बिक रही है ना। दैट्स वाई आपने देखा होगा पिछली बार भी एक न्यूज आई थी, श्रीनगर की आई थी, वो बुक डिपॉट बंद हो गया था, अगर याद हो किसी को। अब क्या ही देखते हो फिर, न्यूज में हुआ था ना बंद, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था जो उसका। हाँ, अभी बहुत सारी स्टेट्स इसको यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि अब इसके सिर्फ ये सिर्फ हेल्प नहीं करता आपको, इसके और भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। हाँ, बट हम ड्रॉबैक्स की बात नहीं करने वाले यहाँ पे, हमें सिर्फ ये देखना है कि इंडिया की हेल्प कैसे कर सकता है ये, ठीक है। ड्रॉबैक्स फिर देखेंगे। आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हो आप लोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो, ज़्यादातर वो हमारे जो ब्लॉगर्स हैं वो यूज करते हैं, ज़्यादा हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, या डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती हैं। जैसे ये एप्लीकेशन है आपकी, ठीक है, ये ऑनलाइन सर्विस है हमारी, जो एप्लीकेशन जिससे आप क्लासेस लेते हो, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपनी क्लासेस को ले सकते हो। सो डिजिटल इनेबलिंग इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एडेड अनदर 7.83% टू जीडीपी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने बात करी कि जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी से सीधे डिजिटल इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि इट शोज इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी। हर किसी चीज में आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इट्स नॉट कि डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ, इट्स अबाउट ऑल द थिंग्स, जो भी हमारे पास चीजें हैं ना, हर किसी चीज में आप टेक्नोलॉजी डाली जा रही है, ठीक है। जैसे घर में बैठ के आप खाना बनाते हो, इससे पहले राइस कुकर की तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। अब राइस कुकर ही नहीं है, बल्कि आपके पास वो राइस कुकर आ जाता है जो राइस कुकर आपको बता देगा कितना पानी डालना है। सॉफ्टवेयर जिसमें ऑलरेडी इनकलकेटेड है, कितना इसमें मिर्ची डालनी है, कौन सी आपको ये बनानी है, कौन सा पकवान बनवाने वाले हो, वो सब चीजें आपको पहले से ही बताई जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग टेंशन मत लो, इंडिया डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो खाना पीने की कोई परेशानी है नहीं। आप जिसको बनाना नहीं आता, टेंशन मत लो, ठीक है। हेल्प्स विद फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो मैंने आपको अभी बोला, इससे होता है क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब समझ लो जो कभी भी यूज नहीं करता था ना जेकेएम पे, जेके बैंक की एप्लीकेशन आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों के पास होगी अकाउंट में, लेकिन फोन पे हर किसी के पास होगा, फोन पे, पेटीएम, ये हर किसी के अकाउंट में होगा, ठीक है। सो जो हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन है, दैट्स वाई बैंक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले हमारे बैंक्स जो जेएनके बैंक मोर इंपॉर्टेंटली हमारा बहुत अच्छा बैंक, ठीक है, तो उनके पास आपने देखा होगा क्यूआर कोड नहीं था। आज से 1 साल पहले उनकी एप्लीकेशन में क्यूआर कोड नहीं था ना, जो आप ये करते हो। सो उन्होंने भी उसमें इंड्यूस किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा क्या यूज हो रहा है, यूपीआई ट्रांजेक्शंस हो रही है, क्योंकि विद इन मिनट हो जाती हैं, कोई इशू नहीं उसमें, ना नाम लिखने की जरूरत है ना कुछ है, सिर्फ आपको स्कैन करना है, बात खत्म, ठीक है। यूपीआई ट्रांजेक्शंस, क्योंकि जो अब देखो, कोई भी जब आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हो ना इकोनॉमी में, इट शुड बी सिंपल। ये इतना सिंपल होनी चाहिए कि इसे अनपढ़ भी यूज कर सके, ठीक है। वो जो बैंक्स का नंबर लिखना, अकाउंट नंबर्स लिखना, बाकी सारी चीजें हैं ना, दैट इज हेक्टिक। एक जो अनपढ़ बेचारा उसे नहीं पता, लेकिन इतना तो उसे पता होगा, आई होप कि 10,000 में कितने जीरो आते हैं, 200 में कितने जीरो आते हैं, इतना तो उनको पता होगा। सो अगर वो स्कैन खुद भी करें, ठीक है, और अमाउंट सिर्फ उनको लिखना है, तो अमाउंट वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अकाउंट नंबर डालना, फिर उसमें कोई डिटेल लिखना, इट्स हेक्टिक जॉब फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। और अभी फास्ट इकोनॉमी है, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां पे बैठे, ठीक है, ज्यादा टाइम तक, 5 मिनट 6 मिनट। सो जैसे स्कैन करा हम निकल जाते हैं, सीधे मैसेज आ गई, ठीक है। और जॉब क्रिएशन, अगर हम फिनटेक्स की बात करें, जो हमारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनमें जॉब क्रिएशन हो रही है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स की हमें जरूरत पड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा आईटी टूल्स की हमें जरूरत पड़ रही है। सो जो भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे आईटी टूल्स की, फिनटेक जिसे आप कहते हो, उसमें क्या हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है ज्यादा से ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए हमने ये यूज किया था, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म हमने यूज ही किया था करप्शन को कम करने के लिए अपनी इंडिया से, कि इंडिया से करप्शन जो है वो कम हो सके, वो हमने यूज किया था, और कहीं किसी हद तक वो कम भी हुई। टैक्स इवेजन नहीं हो पा रहा है ज्यादा, ठीक है, अभी आई होप हो रहा होगा, बट उतना नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। क्योंकि अभी अगर ट्रांजैक्शन फुली डिजिटली हुई, क्योंकि हम अब सीधे जाने वाले हैं ई रूपी पे, इंडिया का जो इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा दैट विल बी ई रूपी, कि अब पैसा आपके पास होगा नहीं, सिंपल है,
पैसा नहीं होगा, आप यूपीआई यूज करोगे, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज कर सकते हो। जैसे आप अभी यूपीआई यूज करते हो ना, जब आपके पास नोट्स आएंगे, सिंपल है, ठीक है, वो नोट्स आप स्वाइप करके या जैसी भी आप सेंड करोगे उसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म होगा, बट उसे हम कहेंगे ई रूपी जो हमारा होगा। ठीक है, सो उससे भी एक करप्शन जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि करप्शन कम कैसे होती है, सबको पता चल जाता है किसके अकाउंट में गया। मेरे पास अभी कितना कैश नहीं होता कि मैं 1 लाख 10 लाख 50 लाख कैश मैं रख सकूं। ठीक है, इससे पहले हम लोग रखते थे, बहुत सारे लोग घरों में पैसे रखते थे, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने संदूकों में, अलमारियों में बहुत ज़्यादा पैसा होता था। लेकिन अब पैसों रखने की वहाँ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अब पैसा कहाँ पे रखना है, अकाउंट में रखना, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी कितना भी अमाउंट आपको करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, बट अब जैसी ट्रांजैक्शन होती है तो आपके पास स्टेटमेंट होता है, बाकी सारी चीजें हैं, इस पे ऊपर साइबर सेल हमारी बैठी होती है कि कहां से क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ पैसा जा रहा है, इसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क कर रही है कि कितना पैसा कहां से गया, कहां से आया, किधर गया। ठीक है, सो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड होगी हमें, और जो टैक्स इवेजन होते थे वो किसी न किसी हद तक हम रोक चुके हैं, क्योंकि इससे पहले दुकानदार अगर बोल पाता था कि मैंने 1 लाख रुपए कमाया, तो उसे 1 लाख रुपए का टैक्स फॉर एग्जांपल पे करना पड़ता था। ठीक है, मंथली या ईयरली। अब लेकिन उसके पास स्टेटमेंट होता है प्रॉपर, उसके अकाउंट से पहले ही कट जाता है। जैसे आपके अकाउंट जैसे ही वो एम्बिट क्रॉस करता है ना, आपका अकाउंट 3 लाख का, जैसे फॉर एग्जांपल 3 लाख का एक ये रहा, ब्रीच रहा, जैसे आपका अकाउंट 3 लाख से ज्यादा क्या करता है, 3 लाख से ज्यादा आपके अकाउंट में चला जाता है, खुद ब खुद टैक्स कट जाता है। क्योंकि वो अकाउंट जो भी हमारे पास अकाउंट्स होते हैं ना, बिजनेसेस के, पर्सनल की बात नहीं कर रहा, बिजनेसेस के अकाउंट्स, बिजनेस के अकाउंट बिजनेस नाम पर ही होते हैं और वो बिजनेस रजिस्टर्ड ही होते हैं, तो उन पे टैक्स खुद ब खुद कट जाता है, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ मैसेज आ जाती है। सो सपोर्ट्स द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, ये आपको याद रखना है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है, इट सपोर्ट्स द विजन जो हमने देखा था 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, दैट वाज डिजिटल इंडिया विजन। सो डिजिटल इंडिया विजन क्या था, इन शॉर्ट याद रख लो, लॉन्च्ड ऑन जुलाई 1st 2015 by Prime Minister Narendra Modi. The Digital India initiative aims to transform India into a digitally empowered and society and knowledge economy. So डिजिटल इंडिया से हमारा नोशन क्या था, हम क्या सोच रहे थे, डिजिटल इंडिया क्या होगा, हमें अपनी इकोनॉमी में क्या करना है, टेक्नोलॉजी को इंड्यूस कराना ही कराना है। यह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक ड्रीम रहा है। ठीक है, आई होप पूरा हो जाए जल्दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात 2015 में करी थी कि हम इंडिया को जो है वो डिजिटलाइज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारी इकोनॉमी फुली डिजिटल इकोनॉमी बन सके, हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटली ड्राइव कर सकें, ताकि जो भी हमारे कॉन्स हैं इसमें, वो कॉन्स क्या हो सके, खत्म हो सके। ये आपको याद रखना है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन शॉर्ट में अगर आप याद रखो तो पैसा इंड्यूस करना इन द इकोनॉमी, बट इसमें 2-3 और भी चीजें आती है, जैसे इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल, टाइमली एंड एडुकेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो हमारा जे.एंड.के बैंक कभी नहीं कर पाता। ठीक है, 3 चीजें इसमें है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में होना क्या चाहिए कि हमारा जो भी सर्विस हम ले रहे हैं किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूट से, दैट शुड बी अफोर्डेबल। पहली चीज, उस पर उतना ही कॉस्ट लगे या उससे उतना ही चार्ज लिया जाए, बहुत मिनिमम चार्ज लिया जाए उस पर। दूसरी चीज टाइमली, और तीसरी चीज एडुकेट फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल सर्विसेज में पहले आता था कि हमारा कि हमें स्टेटमेंट चाहिए होता था। ठीक है, हमें बैंक पे जाना पड़ता था स्टेटमेंट निकालने के लिए, अपने अकाउंट का निकालते थे ना बैंक पे जाके, और वहां पे वो चार्ज लेते थे हमसे कि आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप चार्ज 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, जितना भी बड़ा स्टेटमेंट होता था उस हिसाब से पैसे लिए जाते थे आपसे। बट अब वो स्टेटमेंट आप घर बैठे निकाल सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े, आपको बैंक जाने की जरूरत है नहीं, अब कहीं पे बैठ के भी टाइमली क्या कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और बहुत सारी सर्विसेज जैसे एटीएम सर्विसेज। ठीक है, अब एटीएम ही नहीं, पहले हमारे पास एटीएम था, अब हमारे पास वो मशीन भी है जो पैसा डिपॉजिट भी कर सकती है। ठीक है, जैसे आप ओडीएम मशीन कहते हो, डिपॉजिट मशीन। ठीक है, सो हम वो मशीन भी रखते हैं ताकि जो बर्डन था हमारे बैंक्स पे, अगर आपके पास पैसा कैश है, फॉर एग्जांपल आपको श्रीनगर में किसी ने कैश दिया 10 लाख रुपए, तो अगर हो सकता है कि बहुत लोग डरते हैं कैश को कैरी करने से, तो बहुत लोग नहीं ले पाते हैं अपने साथ, बहुत सारे खतरे होते हैं, चोरी का हो गया या गुम होने का खतरा है, तो इंसान वो डिपॉजिट करना चाहता है ना कहीं पे, तो पहले हमें कहाँ बैंक पे जाना पड़ता था। ठीक है, ट्रांसफर कराने के लिए, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कराना था तो उस पर भी चार्ज लगता था। लेकिन अब आप डायरेक्टली कहीं पे बैठ के भी, अगर वहां पे मशीन है, डिपॉजिट मशीन है कहीं पे भी लगी हुई इन द एरिया,
आप आराम से जाके उस डिपॉजिट मशीन में क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो और विद इन सेकेंड्स वो आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है, आपको क्रेडिट हो जाता है। सो इट मींस कि वही चीज है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में यही तीन चीजें हैं कि जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो आपके पास टाइमली होनी चाहिए, आपके पास वो अफोर्डेबल होनी चाहिए आपके पास, और वो एडवोकेट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई और सर्विस की जरूरत ना पड़ने लगे, ठीक है। होपफुली आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ में आई हो। काइंडली पीपीटी जैसे आपको मिले हर एक चीज को